हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं इंडियन इको का हमारा चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने हमारा नंबर 1 सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट कर लिया और इसके अंदर हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, पहला लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म्स। आज हम लोग हमारा सेकंड सेक्टर कंप्लीट करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। देन एक क्लास और लगाएंगे इस चैप्टर की कल, जिसके अंदर हम लोग फॉरेन ट्रेड कंप्लीट करेंगे। प्लस ये जो 40 साल का पीरियड था 1950 से 1990 तक का, इस पीरियड के अंदर हमारी सरकार ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या गुड इम्पैक्ट पड़ा, क्या बैड इम्पैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें तो देखो, सेकंड सेक्टर आता है हमारे पास में इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या है? इंडस्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्रीज वगैरह, जहां पर बेसिकली रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करा जाता है? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। और तो और हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह होती हैं, ये भी किसके अंदर आती है? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आती है। अब अगर किसी भी देश को अपना जीडीपी इंक्रीज करना है, अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अपना डेवलपमेंट करना है, तो जरूरी है इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करा जाए। बहुत ही सिंपल सा है। देखो, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर कभी भी स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं करता। इस बात का मतलब है, मॉनसून वाले सीजन के टाइम पर फार्मर एम्प्लॉयड है, लेकिन जैसे ही मॉनसून सीजन खत्म, बेचारा फार्मर अनएम्प्लॉयड हो जाता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। वहीं ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये हमें स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के टाइम पर, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन करा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग, हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस थी। हम हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करा करते थे, मतलब एक अच्छी खासी हमारी ग्लोरी थी, एक अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ साथ में उस वक्त जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था? ब्लीक था। ब्लीक का मतलब है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कैसी थी? ना के बराबर थी। मतलब कुछ गिनी चुनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, गिनी चुनी आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज थी, जैसे टिस्को स्टैब्लिश हुआ था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। थोड़ी बहुत कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, थोड़ी बहुत जूट टेक्सटाइल मिल्स थी। तो पहला तो उन्होंने हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन करा। दूसरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कैसा था? ब्लीक था, यानी कि ना के बराबर था। आर प्लानर्स गेव हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसीलिए आजादी के बाद में 1950 से 1990 तक का जो पीरियड था, हमारे प्लानर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किस पे करा कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करना चाहिए। अगर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर गया ना, तो हमारे देश का जीडीपी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। It was also recognized by the planners that industrial development could be realized only through a direct participation of the public sector, यानी कि गवर्नमेंट। और सबसे मेन बात, हमारे प्लानर्स, हमारे पॉलिटिशियंस को ये रियलाइज हुआ कि अगर हमें हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो मेन रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट को ही हम पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, इसी को हम स्टेट भी बोलते हैं। यानी कि सरकार के रोल के बिना अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। अगर हमें हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है तो मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का, यानी कि सरकार का। समझ में आ गया? द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस रियलाइज्ड दैट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कहीं ना कहीं हमारे प्लानर्स, हमारे पॉलिटिशियंस को रियलाइज हुआ, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, इसे हम फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के भरोसे नहीं छोड़ सकते। यानी कि इस काम को हम प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। देखो, प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर वो गुड्स और सर्विसेज बनाता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है, ताकि उन्हें अच्छे प्राइस पर सेल कर सके। प्राइवेट सेक्टर गुड्स और सर्विसेज बना के किसे बेचेगा? उन लोगों को बेचेगा जो अफोर्ड कर सकते हैं, रिच लोगों को बेचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में सोशल वेलफेयर तो हो ही नहीं पाएगा। तो हमें लगा कहीं ना कहीं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए? स्टेट, यानी कि सरकार का मेन रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन आता है,
फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट यानी कि पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से स्टेट को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। वो कौन कौन से रीजंस थे? तो पहला है लैक ऑफ कैपिटल। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था यानी कि आप मैं हम जैसे लोग, उनके पास में इतनी कैपिटल नहीं थी, यानी कि इतना पैसा नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन कर दिया था। हमें एक बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, और हम प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना पैसा, उतनी कैपिटल नहीं थी। सेकेंड है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर हम लोगों के पास में पैसा था भी तो कहीं ना कहीं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था, यानी कि हम पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, हम एनकरेज ही नहीं हो रहे थे कि यार हम इंडस्ट्री स्टैब्लिश करें, हम पैसा इन्वेस्ट करें। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। अब मान लो अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो मैं बिजनेस क्यों स्टैब्लिश करूंगी, सिंपल सा है। थर्ड, हम लोग चाहते थे कि देश की ग्रोथ हो, लेकिन साथ साथ में सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ देते, प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस पीछे रह जाती। तो हम लोगों ने सोचा यार मेन रोल किसका होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, क्योंकि याद करो पब्लिक सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है, सोशल वेलफेयर, तभी देश में सोशल जस्टिस पॉसिबल थी। तो पहला क्या है, लैक ऑफ कैपिटल। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारे देश को किसकी जरूरत थी, एक बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी। बिग पुश का मतलब है हमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की रिक्वायरमेंट थी, और कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की इतनी औकात नहीं थी कि वो इतना ह्यूज कैपिटल लगा सके। तो कहीं ना कहीं जरूरी हो गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आगे आए। सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में पहला स्टेप उठाया, यानी कि गवर्नमेंट का रोल बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे पास में पैसे की कमी थी, कैपिटल की कमी थी। सेकेंड है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट सेक्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा था भी तो प्राइवेट सेक्टर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। बहुत ही सिंपल सा है, इट वॉज ओइंग टू लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ही नहीं था। मुझे कोई बिजनेस खोलना है लेकिन मार्केट ही नहीं है, यानी कि कस्टमर्स ही नहीं है, तो मैं मेरा प्रोडक्ट किसको बेचूंगी? तो वही है, मार्केट नहीं था। मार्केट नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं डिमांड नहीं थी, और डिमांड क्यों नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बहुत कम थी। तो इस सिचुएशन में कोई भी बिजनेस खोलना नहीं चाहेगा। तो सिंपल सा साइकिल चल रहा था कि लोगों की इनकम कम थी, इनकम कम थी तो लोग डिमांड नहीं करते थे, डिमांड नहीं करते थे मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था। इस वजह से लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट था, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, बिजनेस नहीं खोलना चाहता था, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कम थी। अगेन अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इनकम कम होती है, साइकिल ऐसे ही चलता जा रहा था। तो जरूरी था कि पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेट करे इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और थर्ड आता है, हमें चाहिए था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी कि देश की ग्रोथ हो लेकिन ग्रोथ के साथ में सोशल जस्टिस भी हो। ऐसा ना हो कि ग्रोथ का फायदा सिर्फ रिच लोग उठा रहे हैं, रिच लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और पैसे वाले होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने गरीबों को नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि हमें पता था अगर हम लोगों ने सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा, धीरे धीरे और ग्रो करता जाएगा, ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, बैकवर्ड सेक्शन है, वो पीछे रह जाएगा। कहीं ना कहीं उन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी लाइफ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव कर सके। This objective could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization। इसीलिए जरूरी था कि स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, बिकॉज इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट rather than इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। क्योंकि अगर सरकार इंडस्ट्री खोलेगी तो देखो दो टेक्निक्स होती है प्रोडक्शन करने की, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करते हैं, मशीनों का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का यूज़ करते हैं, लेबर का यूज़ करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो सरकार का मेन मकसद था कि सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, देश में सोशल वेलफेयर हो। सरकार ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस नहीं करा। समझ में आ गया? तो तीन कारण थे, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से
पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूरी हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। पहला, लैक ऑफ कैपिटल, प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना पैसा नहीं था। सेकंड है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, अगर प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा था भी तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, और हम नहीं चाहते थे कि देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ रिच लोगों की वजह से हो, सिर्फ रिच लोग आगे बढ़े। हम चाहते थे ग्रोथ हो और साथ साथ में सोशल जस्टिस भी हो, कि हमारी जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो। समझ में आ गया? आगे देखो, बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। एक छोटा सा टॉपिक आपकी किताब के अंदर गिवन है। देखो, सबसे पहली बात तो कमांडिंग हाइट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कमांडिंग हाइट्स का मतलब है वो इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इसमें 3 तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती है। इसमें ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इसमें हमारा कम्युनिकेशन आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें डिफेंस प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इन्हें इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी हैं, अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो आराम से बिजनेस एस्टैब्लिश हो सकते हैं, बिजनेस रन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तभी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही में ये जो डिफेंस प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज होती है, जहां पर गन बन रही है, राइफल बन रही है, रॉकेट्स वगैरह बन रहे हैं, मिसाइल्स वगैरह बन रही हैं, ये भी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के अंदर आती हैं, क्योंकि ये काम थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है और ये चीजें थोड़ी सी हजार्डियस हो जाती है, मतलब कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो इन तीनों इंडस्ट्रीज को, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इन्हें क्या बोलते हैं? कमांडिंग हाइट्स। इन्हें सरकार ने अपने अंडर ही रखा, यानी कि ये इंडस्ट्रीज चल रही थी सिर्फ और सिर्फ एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार ने कभी भी इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं करा। मतलब ये जो कमांडिंग हाइट थी, इस पर पूरा कंट्रोल किसका था? सिर्फ और सिर्फ सरकार का। समझ में आ गया? आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 का मतलब है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। बहुत ही सिंपल सा है। आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्या था? सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि अगर देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अगर देश के अंदर इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो उसमें मेन रोल किसका होगा? मेन रोल सरकार का होगा। सरकार मतलब मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का होगा। आप पब्लिक सेक्टर बोल सकते हो, गवर्नमेंट बोल सकते हो, आप स्टेट बोल सकते हो। समझ में आ गया? आईपीआर 1956 क्या है? गवर्नमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि अगर हमें हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो उसमें लीडिंग रोल यानी कि मेन रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। इट वाज अ माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, क्योंकि इसी वजह से देश के अंदर ग्रोथ के साथ में क्या होगी? सोशल जस्टिस होगी। हम लोगों ने पीछे देखा, और कहीं ना कहीं यही हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान का क्या था? बेस था। हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ही क्या था? कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मेन रोल किसका हो? सरकार का हो। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा, मेन रोल सरकार का होगा, सेकेंडरी रोल किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। तो देखो, वही लिखा है, आईपीआर 1956 वाज अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या डिक्लेयर करा? ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझ में आ गया? अब ये जो आईपीआर 1956 है, इसके 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर 3 चीजें हुई। पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अभी हम पढ़ेंगे। सेकंड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सिंपल सा बोला गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री खोलनी है तो प्राइवेट सेक्टर को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशन। कंसेशन मतलब छूट या फिर फायदे। अगर प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोलता है तो प्राइवेट सेक्टर को कुछ कंसेशंस मिलेंगे, यानी कि कुछ छूट मिलेगी, कुछ फायदे मिलेंगे। तो देखो, 1 by 1 देखते हैं। पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इस आईपीआर 1956 के अंदर, उन इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला, वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ कौन खोल सकता था? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता था, यानी कि सरकार ही खोल सकती थी। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर खोल ही नहीं सकता था। ये इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व थी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। इसमें 3 तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं। एक है एटॉमिक एनर्जी, दूसरा डिफेंस, और तीसरा हमारा रेलवेज। वही लिखा है, दोस इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर खोल ही नहीं सकता। दूसरी वो इंडस्ट्रीज
जो पब्लिक सेक्टर भी खोल सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकता है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी खोल सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना है पब्लिक का कैसा रोल होगा, पब्लिक का रोल होगा मेन को हम लोग बोल सकते हैं लीडिंग रोल होगा पब्लिक का। ठीक है, और प्राइवेट का रोल कैसा होगा, प्राइवेट का रोल होगा सेकेंडरी, यानी कि बाद का। तो पब्लिक का रोल कौन सा होगा, मेन बोल सकते हो, लीडिंग बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर का होगा प्राइमरी रोल और प्राइवेट सेक्टर का कैसा होगा, सेकेंडरी रोल। तो वही लिखा है, दोस इंडस्ट्रीज विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड बोथ एज पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हालांकि प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा होगा, सेकेंडरी यानी कि बाद का होगा। इसमें आ जाती है हमारी कुछ फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, कुछ माइनिंग इंडस्ट्रीज, और थर्ड जितनी भी बची हुई इंडस्ट्रीज है फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के अलावा वो सारी इंडस्ट्रीज हमारा प्राइवेट सेक्टर खोल सकता है। समझ में आ गया? तो पहला क्या हुआ, 3-4 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा। वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है। 3 है एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस। वो इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों खोल सकते हैं, हालांकि पब्लिक का मेन रोल होगा, लीडिंग रोल होगा, प्राइवेट का कौन सा रोल होगा, सेकेंडरी। इसमें आ गई हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और माइनिंग इंडस्ट्रीज, इस तरह की इंडस्ट्रीज। इसके अलावा बची हुई सारी इंडस्ट्रीज कौन खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर आराम से खोल सकता है। क्लियर हो गया? सेकेंड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सीधा सा बोला गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो उसे सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना सा था कि बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोले, कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। तो हमारे देश में क्या आएगी, रीजनल इक्वालिटी आएगी, यानी कि हर रीजन का डेवलपमेंट होगा। सिंपल सा बोला गया कि अगर आपको बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो सरकार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, लाइसेंस देने में आनाकानी करेगी। तो मकसद क्या था कि क्या देखी जाए, क्या आए देश के अंदर, रीजनल इक्वालिटी आए, कि सारे रीजन, सारे एरियाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्रीज खुले, वहां का भी डेवलपमेंट हो। लाइसेंसेस वर लिबरली इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन्स, अभी मैंने बताया, रादर देन फॉर द डेवलप्ड रीजन्स। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री खोलने के लिए ही लाइसेंस चाहिए, और तो और अगर आपकी खुली हुई इंडस्ट्री है, ऑलरेडी पुरानी इंडस्ट्री है, अगर आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशंस, ये भी बहुत ही आसान सा है। कंसेशंस का मतलब होता है छूट, यानी कि आपको कुछ फायदे मिल रहे हैं। अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोल रहे हो तो सरकार आपको कुछ कंसेशंस देगी, कुछ फायदे देगी। जैसे पहला है टैक्स हॉलीडेज, सरकार आपको टैक्स हॉलीडेज दे देगी कि आपको कुछ सालों तक टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 साल तक टैक्स फ्री हो, आपको टैक्स ही पे नहीं करना, 8 साल तक आपको टैक्स पे नहीं करना। और सेकंड है सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, आपका जो बिजली का बिल है वो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजली का बिल 50,000 बनता है तो कहीं ना कहीं आपका बिल 25,000 30,000 ही आएगा। तो वही पावर सप्लाई होगी, पावर सप्लाई मिलेगी आपको कंसेशनल रेट्स पर, सस्ते के अंदर। समझ में आ गया? तो 3 चीजें हुई, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ताकि क्या आए, रीजनल इक्वालिटी आए, और थर्ड है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इसके पीछे का मकसद भी वही था कि बैकवर्ड रीजन्स का डेवलपमेंट हो, देश के अंदर रीजनल इक्वालिटी आए। करेक्ट हो गया? आगे देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम किसकी हेल्प से होता है, मशीनों की हेल्प से होता है। वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, ज्यादा से ज्यादा काम किसकी हेल्प से होता है, लेबर एम्प्लॉयज की हेल्प से होता है। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से देश में इक्वालिटी आती है, इक्विटी आती है। कैसे आती है, इसके पीछे 2 रीजंस है। देखो अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलनी है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप थोड़े बहुत पैसा लगाकर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हो। तो एक बेचारा जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलेगा, उसकी भी ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं उसके पास में भी पैसा आएगा, देश में इक्विटी आएगी। प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जरूरी नहीं है सिर्फ डेवलप्ड एरियाज में ही खुले, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप बैकवर्ड एरिया में भी खोल सकते हो, क्योंकि यहाँ
पर जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनसे भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम चला सकते हो। आपको एडवांस्ड रॉ मटेरियल, एडवांस्ड चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक कम इनकम वाला आदमी भी खोल सकता है। इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, देश में इक्विटी आएगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम बैकवर्ड एरियाज में भी खोल सकते हैं, तो रीजनल इक्विटी आएगी। समझ में आया? तो देश के अंदर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इसके दो डायमेंशन है, इसमें दो चीजें आती हैं। जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज खुलती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, तो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप होती है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। ट्रांसपोर्ट ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये सारी चीजें डेवलप होती है, तो कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। और जब देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और साथ में देश के अंदर इक्विटी आती है, क्योंकि हर कोई ये इंडस्ट्री खोल सकता है, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, और साथ साथ में रीजनल ग्रोथ भी कैसी होती है? बैलेंस्ड होती है। समझ में आ गया? तो देखो, a small scale industry is one in which fixed investment is less than 10 करोड़ and turnover is less than 15 करोड़। आज की डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आपने जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो पैसा लगा रखा है लैंड के अंदर, मशीन्स वगैरह के अंदर, वो लिमिट कितनी होनी चाहिए? लेस देन 10 करोड़। अगर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है? जिसमें जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 10 करोड़। ये मैक्सिमम लिमिट है, कम तो आप कितना भी लगा सकते हो। और जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 50 करोड़। लेकिन हम लोगों ने जब प्लानिंग करना स्टार्ट करा था, 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, याद करो। जब हम लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट करा था, उस टाइम पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो कहलाती थी जहां पर आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 5 लाख रुपए तक की। अगर 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है, वो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है। समझ में आ गया? और ये जो टास्क था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की देश के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब रूरल डेवलपमेंट हो, गांव का विकास हो, वो भी किसकी हेल्प से? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से। कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हो रूरल एरियाज के अंदर, तो रूरल एरियाज का अपने आप डेवलपमेंट होगा। ये काम किसे सौंपा गया? इसके लिए एक कमेटी बनाई गई 1955 के अंदर। कमेटी का नाम है कार्वे कमेटी। इसे हम स्मॉल विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, कार्वे कमेटी कब सेटअप हुई? 1955 के अंदर। दूसरा नाम क्या है? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। क्यों सेटअप हुई? कि देश के अंदर रूरल डेवलपमेंट हो, लेकिन किसकी हेल्प से हो? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से हो। समझ में आ गया? अब इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक आता है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इसके क्या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि फीचर्स है। और इसी के साथ में आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा। पहला है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव। ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती है। हम लोगों ने पीछे देखा था, जब हम प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अब इसी से इसकी एक इंपॉर्टेंस भी पता चल गई, एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं। सिंपल सा है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन अ लार्ज स्केल। पहला क्लियर है। सेकेंड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक बन गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं। इस बात का मतलब है, देखो, जब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वहीं स्टैब्लिश करी जाती हैं जहां पर उन्हें रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। अब बार बार अगर हम दूर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश होती है? क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम कहीं पर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई एडवांस्ड रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, सिर्फ लोकली अवेलेबल जो रॉ मटेरियल है उससे काम बन जाता है। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से इक्विटी आती है, यानी कि ये इक्वालिटी ओरिएंटेड है। हम कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं? हम रीजनल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली डेवलप्ड एरियाज में ही स्टैब्लिश करी जाती हैं, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम बैकवर्ड एरियाज में भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो क्या देखने को मिलेगी? बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। और लास्ट है, एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पीछे मैंने बताया था वो मैक्सिमम लिमिट है,
आप कम पैसों में भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हो, तो इसका फायदा हो गया एंड इज देयर फॉर इक्विटी ओरिएंटेड। देश के अंदर इक्विटी आएगी यानी कि इक्वालिटी आएगी। कम इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा नहीं है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। तो वो जो इकोनॉमिक पावर का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही है और वो डे बाय डे और पैसे वाले होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पर ब्रेक हो जाती है। इट डज नॉट लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देश के अंदर इक्वालिटी आती है और सारे सेक्शंस को मौका मिलता है कि वो अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके, उनका अपलिफ्टमेंट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखो, बात करते हैं, छोटी सी बात है, इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमारी सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए? तो देखो, सरकार ने कुछ गुड्स जो है वो रिजर्व कर दिए कि ये जो गुड्स हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। इन गुड्स को मीडियम स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। और तो और सरकार इन्हें बेनिफिट देती है लोअर एक्साइज ड्यूटी का। देखो, एक्साइज ड्यूटी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग पर जो टैक्स लगता है, इंडस्ट्री का काम ही क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को क्या बोला जाता है? एक्साइज ड्यूटी। तो सरकार इन पर एक्साइज ड्यूटी कम लगाती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कम लगाती है। और सरकार इनको लोन्स भी प्रोवाइड करती है, वो भी सस्ती इंटरेस्ट रेट पर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट करी जा सके। समझ में आ गया? तो ये हमारा सेकेंड सेक्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कल, मतलब इस चैप्टर का हमारा पार्ट 4, कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम हमारा थर्ड सेक्टर देखेंगे, दैट इज फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, और साथ में ये जो 40 साल की पॉलिसी थी इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या गुड इफेक्ट रहा, क्या बैड इफेक्ट रहा। प्लस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और लग रहा है यार मैम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रही है तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।